हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, 11th क्लास वाले बच्चों का ज्योग्राफी का एग्जाम है और उसके लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर के आया हूँ। अगर इस क्लास को लास्ट तक बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से हूबहू आपको देखने को मिलेगा। इस क्लास को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक तरीके से देखना है। जो क्वेश्चन आपको आता है ठीक, जो क्वेश्चन नहीं आता है यहीं पर आपको याद कर लेना है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं, एक एक करके सारे प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एक पोषक तल से दूसरे पोषक तल में कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? यानी कि प्यारे बच्चों, जैसे ये हो गया घास, उसके बाद हो गया जीव जंतु, है ना, अलग अलग तल है। तो एक तल से दूसरे तल में जो जाता है प्यारे बच्चों, तो ऊर्जा का स्थानांतरण कितना प्रतिशत होता है? तो याद रखिएगा 10%। कितना प्रतिशत? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सबको पता होना चाहिए, प्रत्येक वर्ष 5 जून को, कितना जून को? 5 जून को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके अंतर्गत पर्यावरण को साफ सुथरा रखना, सुरक्षित रखना, है ना, तो ये सारा चीज ध्यान रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बांगर किस प्रकार की मिट्टी है? बांगर, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये जो बांगर है आपका जलोढ़ मिट्टी है ना, जलोढ़। तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये दो प्रकार का, आप लोग 10 क्लास में भी पढ़े होंगे। एक होता है आपका खादर, जिसको बोलते हैं नया जलोढ़, और एक होता है आपका बांगर, जो कहलाता है पुराना वाला जलोढ़। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसे रेगुर मिट्टी कहते हैं? रेगुर मृदा। तो भाई ये क्वेश्चन तो आपको 10 में भी पूछा हुआ है। रेगुर मृदा किसको बोलते हैं? याद रखिएगा, कपास किस में उत्पादन होता है सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा जो कपास है प्यारे बच्चों, ये काली मिट्टी में उत्पादन होता है। और काली मिट्टी का ही दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। क्या नाम है? रेगुर मृदा। याद रखिएगा, ये दक्षिण भारत में आपको ज्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मृदा अपरदन का एक कारण नहीं है? मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है? मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना, इसको बोलते हैं मृदा अपरदन। तो पशुचारण, भाई अगर पशु घास खाएगा तो घास कट जाने से जो मिट्टी के कण है वो क्या हो जाएगा? वहां से स्थानांतरित हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, तो ये कहलाएगा खनन। भाई अगर खनन मतलब क्या होता है? जमीन के अंदर से खनिज को निकालना। अगर खनिज को निकालते हैं जमीन के अंदर से तो जमीन की खुदाई करना पड़ेगा, खुदाई करने से मिट्टी हटाना पड़ेगा, यानी मिट्टी का अपरदन करना पड़ेगा। इसी प्रकार से बाढ़ अगर आता है तो बाढ़ आने से भाई ये पानी एकदम तेज बहाव के साथ चलती है, मिट्टी को काट करके अपने साथ लेके चली जाती है, तो ये भी अपरदन के अंतर्गत आएगा। लेकिन ये जो सीढ़ीनुमा कृषि है ये नहीं आएगा। याद रखिएगा, सीढ़ीनुमा जो कृषि है ये मिट्टी का अपरदन नहीं बल्कि मिट्टी को अपरदन करने से बचाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मिट्टी में लवणता की मात्रा में वृद्धि होने का मुख्य रूप से कारण क्या है? यानी कि जो मिट्टी होती है इसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है। तो मिट्टी में नमक की मात्रा कैसे बढ़ती है प्यारे बच्चों? तो ये आपका क्या है? खेत है। अब इस खेत में ये किसान अगर बहुत ज्यादा क्या करता है? सिंचाई करता है ना, क्या करता है? सिंचाई। तो जब खेत में बहुत ज्यादा सिंचाई करते हैं तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? खेत में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, और जब पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो मिट्टी में क्या पाया जाता है? खनिज लवण पाया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में। तो वो खनिज लवण पानी के साथ मिल करके वो खनिज लवण ऊपर चला जाएगा। खनिज में जो खनिज है वो तो सही है, फायदामंद होगा पेड़ पौधों के लिए, लेकिन उसमें जो लवण की मात्रा है, खनिज लवण में लवण है, वो मिट्टी के ऊपर परत बना करके बिछ जाएगा, मिट्टी की उर्वरता शक्ति को घटा देगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों ये आपका जो है क्या हो जाएगा? अत्यधिक सिंचाई के कारण होता है, मिट्टी में नमक की मात्रा, लवण की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका, निम्न में से कौन एक आंतरिक ग्रह नहीं है? बताइएगा, आंतरिक ग्रह कौन इसमें से नहीं है? तो ये आपका हो गया सूरज, है ना, सन हो गया, और सन के बगल में आपका क्या है? बुध, ये आपका आंतरिक ग्रह है। फिर उसके बाद शुक्र है, ये पृथ्वी ये भी है, उसके बाद मंगल ये भी है, यानी कि यहां पर पाया जाता है क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह के इधर सूरज के आसपास के जितने भी ग्रह हैं, चाहे वो आपका है ना बुध हो, या फिर आपका शुक्र हो, या फिर आपका पृथ्वी हो, या फिर आपका मंगल हो, ये चार क्या कहलाते हैं? ये चारों आपका कहलाता है प्यारे बच्चों आंतरिक ग्रह, यानी कि सूरज के निकट है ये। ठीक। तो अगर बात करते हैं शुक्र, पृथ्वी, बुध, ये सब के सब हो जाएंगे, लेकिन बृहस्पति नहीं आएगा इसके अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, चंद्रमा निम्न में से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? चंद्रमा, भाई ये तो हलवा क्वेश्चन है। चंद्रमा किसका उपग्रह है? किसका सैटेलाइट है चंद्रमा? पृथ्वी का, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका, डायनासोर निम्नलिखित में से किस भूगर्भिक काल से संबंधित है?
यानी जो डायनासोर बहुत बड़ा विशालकाय जीव जंतु हुआ करता था, जीव हुआ करता था, वर्तमान में ये गायब हो गया है। तो किस काल में ये थे? जुरासिक काल में। कौन सा काल? जुरासिक काल। याद रखेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंग कितने प्रकार की होती है? यानी कि जो भूकंपीय तरंग होता है, वेव होता है, कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। एक होता है प्राइमरी वेव, एक होता है सेकेंडरी, और एक होता है एल वेव, यानी इसको बोलते हैं लव वेव। तो पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, है ना, किस चीज का? क्लास 12th का, क्योंकि अब आप लोगों का एग्जाम आने वाला है 2027 में, आपको एग्जाम देना है बोर्ड का। क्या प्यारे बच्चों, तो इसकी बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से आपकी तैयारी कहां पर होगी? आपका उम्मीद क्लासेस एप्लीकेशन में। कहां पर प्यारे बच्चों? उम्मीद क्लासेस एप्लीकेशन। इसलिए सारे बच्चे उम्मीद क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, और 12th क्लास के लिए हम लोग बेहतरीन तरीके से बहुत मिनिमम फी में यहां पर आपको तैयारी कराएंगे प्यारे बच्चों। आप सब किसी को डाउनलोड करके रखना है इस नंबर, इसको, और 7543044368 इस नंबर को आप लोगों को सेव कर लेना है, ठीक है। इसको जैसे ही आपका बैच आएगा 2027 वालों के लिए, आप सब किसी को बैच में ज्वाइन हो जाना है। वहां पर मेरे द्वारा आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश बेहतरीन तरीके से पढ़ाए जाएंगे। बाकी आपके राजा सर है जो आपको साइकोलॉजी, हिंदी और पॉलिटी पढ़ाएंगे, होम साइंस पढ़ाएंगे। अवैध सर आपको उर्दू पढ़ाएंगे, जिलानी सर आपको वहां पर क्या सोशियोलॉजी पढ़ाएंगे। यानी कि सारे सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से 4 से 5 टीचर आपको यहां पर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं, ये पीडीएफ भी आपको उम्मीद क्लासेस में मिल जाएगा, ठीक। बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट आपका, सुनामी निम्न में से किससे संबंधित है? सुनामी, तो सुनामी जो है भाई, जब पृथ्वी पर भूकंप आता है ना, जमीन हिलने डुलना लगता है, इसको भूकंप बोलते हैं। यही भूकंप जब पानी में आ जाता है, समुद्र में आ जाता है, इसको बोलते हैं सुनामी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सुनामी बोलते हैं। यानी कि जब भूकंप पानी में यानी समुद्र में आता है तो इसको बोलते हैं सुनामी। अगला है, भूपृष्ठ एवं भूप्रवाह के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? यानी कि प्यारे बच्चों, पृथ्वी जो है ये अलग अलग परत में बटा हुआ है ना, अलग अलग परत में। ये आपका भूपृष्ठ कहलाता है, ये मेंटल कहलाता है, ये आपका कोर कहलाता है। कह रहा है कि भूपृष्ठ सबसे ऊपर वाला, और इसके नीचे पाया जाता है आपका भूप्रवाह। तो इसके बीच का जो परत है ना, सीमा है ना, इस सीमा को बोलते हैं मोह, क्या बोलते हैं? मोह असंगति, मोह असंगति, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कितने प्रतिपादित किया था? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत का मतलब क्या है कि पहले ये जो पृथ्वी है, पहले एक ही था आदम, इसका नाम था पेंजिया। फिर बाद में जाकर ये टूट गया, एक इससे बना अंगारा, एक इससे बना गोंडवाना, और ये फिर टूट करके अलग अलग इससे द्वीप बना, महाद्वीप बना, ठीक है। इससे फिर अलग अलग महाद्वीप बना। तो और ये महाद्वीप बाद में क्या होने लगे? एक दूसरे से दूर आने लगे, कोई नीचे चला गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, इस तरह से महाद्वीपों में विस्थापन हो गया। किसने दिया था यह सिद्धांत? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। निम्न में से कौन एक ज्वालामुखी स्थलाकृति है? प्यारे बच्चों, ज्वालामुखी के कारण कौन सा स्थलाकृति बनता है? तो ज्वालामुखी क्या होता है प्यारे बच्चों? पृथ्वी के तल से निकलने वाला ये गर्म पदार्थ, तप्त पदार्थ होता है, मैग्मा, और ये बाहर निकल के एकदम विस्फोट होता है, बाहर निकल जाता है, और इससे अलग अलग संरचना बनता है। इसी को क्या बोलते हैं? डाइक बोलते हैं, सील बोलते हैं, बैथोलिद बोलते हैं। ये कहीं कहीं कभी कभी जमीन के अंदर बन जाता है, कभी कभी जमीन के बाहर बनता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की करोड़ से जाना जाता है? पृथ्वी का करोड़, प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये पृथ्वी का सबसे बाहरी परत हो गया, ये बीच वाला हो गया, ये सबसे अंदर वाला हो गया। सबसे बाहर वाला को क्या बोलते हैं? परपटी, भू परपटी या भूपृष्ठ बोलते हैं, ठीक। ये बीच वाला को क्या बोलते हैं? बीच वाला को प्यारे बच्चों मेंटल बोलते हैं, मेंटल। और सबसे अंदर वाला को क्या बोलते हैं? इसको करोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करोड़। ये जो भूपरपटी है सबसे बाहर वाला प्यारे बच्चों, ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना होता है, इसलिए इसको सियाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियाल। और ये जो मेंटल है प्यारे बच्चों, ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना होता है, इसलिए इसको सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमा। और ये जो करोड़ है, ये करोड़ निकेल और आयरन से बना होता है, इसलिए इसको नीफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीफे। क्या बोलते हैं इसको? नीफे। तो पृथ्वी का जो करोड़ है ये नीफे से बना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, निकेल और आयरन। क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार पृथ्वी पर कितने लघु यानी कि छोटी प्लेटें हैं? तो प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी कई, यानी ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, ये पृथ्वी है, ये कई प्लेटों में बटा हुआ है। इसमें 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं और 12 आपका छोटी छोटी प्लेटें हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन एक खनिज के अंतर्गत नहीं आएगा? अभ्रक। भाई अभ्रक जो है माइका, ये क्या है? खनिज संसाधन है। लोहा,
खनिज है, अयस्क है, सोना ये भी है, लेकिन ग्रेनाइट जो है ये खनिज के अंतर्गत नहीं आएगा। ग्रेनाइट क्या होता है? ग्रेनाइट ये चट्टान के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? चट्टान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चट्टानों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? यानी कि प्यारे बच्चों चट्टानों का जो अध्ययन किया जाता है तो चट्टानों के अध्ययन के विज्ञान को बोलते हैं क्या प्यारे बच्चों? पेट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? याद रखिएगा, इसको पेट्रोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग बीच से होकर के गुजरती है? भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये आपका भारत हो गया और यहां पर आपका गुजरात है ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ऐसे होकर के ये रेखा जाती है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। इसका वैल्यू है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यही रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के जाती है, भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है। ठीक है, तो ये आपका कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखीय उद्गार के समय निकलने वाले रेत तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? यानी प्यारे बच्चों जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उस समय प्यारे बच्चों क्या निकलता है? तरल पदार्थ निकलते हैं। तो याद रखिएगा, जब ये तरल पदार्थ जमीन के अंदर होता है, जमीन के अंदर होता है तो इसको मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा। और जब ये जमीन के बाहर निकल जाते हैं तो इसको लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लावा। तो जमीन के बाहर निकल करके ठंडा हो जाता है, इसको लावा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर भारत में बहती है? भाई ज्योग्राफी क्या है प्यारे बच्चों? कंसेप्ट वाला विषय है। ज्योग्राफी को समझना बहुत जरूरी है, मानचित्र के माध्यम से, टेक्निक के माध्यम से, है ना। अच्छे तरह से समझिएगा तो बढ़िया हो जाएगा ज्योग्राफी। सबसे आपको एग्जाम दीजिएगा ना 12th क्लास में, सबसे ज्यादा मार्क्स इसी में आएगा। ठीक है, मैं पढ़ाता हूं, ये सबसे वफादार सब्जेक्ट है। 70 में से 70 लेकर के आइएगा, प्रैक्टिकल भी आपको खूब मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कह रहा कि भाई कौन सा नदी है जो उत्तर भारत में बहती है? बताइए। तो उत्तर भारत में गोदावरी नदी, ये गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है, ऐसे करके बहती है, तो ये तो दक्षिण भारत में चला गया। गंगा नदी, गंगा नदी उत्तर भारत से निकलती है ऐसे करके, तो ये उत्तर भारत की नदी है। याद रखिएगा, गंगा कौन सी नदी है? उत्तर भारत में बहती है, क्योंकि ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। ठीक, उसके बाद कावेरी नदी, कावेरी नदी तो दक्षिण में चला गया आपका। और उसके बाद नर्मदा नदी, यहां पर आपका नर्मदा नदी बहती है। मतलब कि ये सब के सब क्या है? दक्षिण भारत की नदी है और ये गंगा उत्तर भारत की नदी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल, बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, गंगा। ऑक्सीकरण किस प्रकार का अपक्षय है? बताइए। ऑक्सीकरण, अवकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया, आप लोग क्लास 10 केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, है ना। तो ऑक्सीकरण किसको बोलते हैं? किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ जाना, ये कहलाता है ऑक्सीकरण। तो ये कैसा प्रक्रिया है? एक रासायनिक प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है, पाक जल संधि निम्न में से किस देश को भारत से अलग करती है? पाक जल संधि। जल संधि क्या होता है? जल संधि पानी का एक छोटा सा संकरा पतला सा भाग होता है जो दो देशों को, दो द्वीपों को, दो महाद्वीपों को अलग करने का काम करता है। जैसे प्यारे बच्चों ये हमारा भारत है और यहाँ पर क्या है आपका श्रीलंका। अब इसके बीच क्या है? ये पानी का छोटा सा पतला सा भाग है, इसी को बोलते हैं पाक जल संधि। तो ये पाक जल संधि किसको किसको अलग करता है? ध्यान दीजिए, ये भारत हो गया और ये श्रीलंका हो गया। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने का जो जल संधि है इसका नाम है पाक जल संधि। अब ऐसा मत कर देना है पाक जल संधि नाम देख करके पाकिस्तान कर देना, नहीं, नाम यहां पर पाक जल संधि है, लेकिन ये अलग किसको किसको करता है? भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा पहाड़ी क्षेत्र में होती है? जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, जैसे हिमालय पर्वतमाला वाला क्षेत्र, वहां पर कौन सा प्यारे बच्चों क्रिया होता है? भूस्खलन, सुनामी, चक्रवात, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों ये जो सुनामी है ना, ये समुद्रों में, महाद्वीपों में आता है। जो चक्रवात है प्यारे बच्चों, खास करके मैदानी क्षेत्र, समुद्र के आसपास वाला क्षेत्र में आता है। और ये जो आपका भूस्खलन है, भूस्खलन का मतलब क्या हुआ? ये आपका पहाड़ है ना, पहाड़। अब क्या हो गया? अचानक से ये पहाड़ का टुकड़ा टूट करके गिर गया, इसी को बोलते हैं भूस्खलन। जमीन का खिसक जाना, भूमि का खिसक जाना, ये पहाड़ी क्षेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। थार मरुस्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल, तो याद रखिएगा थार मरुस्थल जो है, थार मरुस्थल, इसके बाद प्यारे बच्चों आपका अरावली पर्वतमाला है ना, अरावली पर्वतमाला, ये दोनों आपका राजस्थान में पड़ता है। कहां पड़ता है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। शिवालिक श्रृंखला का विस्तार निम्न में से किस राज्य में है? शिवालिक श्रृंखला, प्यारे बच्चों जो हिमालय है, ये हिमालय 3 भागों में बटा हुआ है ना। हिमालय जो है ये आपका पहला हो गया, फिर उसके बाद दूसरा हो गया, फिर उसके बाद तीसरा हो गया। तो सबसे ऊपर वाला जो है प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं महान हिमालय। क्या बोलते हैं इसको? महान हिमालय। बीच वाले को क्या बोलते हैं? बीच वाले को बोलते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय। और सबसे नीचे वाला ये जो है, इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय। तो ये शिवालिक हिमालय जो है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया,
उत्तराखंड में हो गया, है ना, बिहार में थोड़ा बहुत हो गया, आपको देखने को मिलेंगे। तो दोनों आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं भाई? नया जो जलोढ़ मिट्टी होता है प्यारे बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? हमने कहा पुराना वाला जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नया वाला जलोढ़ को खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खादर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो प्रायद्वीपीय भारत मतलब ये आपका जो प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र है प्यारे बच्चों, ये है ना, यहां पर सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो एक पहाड़ है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ये पहाड़ी ऐसे करके पड़ता है आपका, इसका नाम है अन्नामलई की पहाड़ी। यहां पर एक चोटी आता है आपका अनाईमुडी। कौन सी चोटी? अनाईमुडी। ये सबसे ऊंचा चोटी है दक्षिण भारत का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है, माउंट एवरेस्ट, याद रखिएगा। निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस सागर में स्थित है? निकोबार। तो याद रखिएगा ये भारत हो गया आपका। उसके बाद यहां पर बंगाल की खाड़ी है, ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में यहां पर ये द्वीप है ऐसे करके, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहां पर है? बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गॉर्ज किस प्रकार की घाटी होती है? गॉर्ज, गॉर्ज किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? मान लीजिए ये आपका पहाड़ है प्यारे बच्चों, ठीक, और इसका ये पहाड़ है आपका, इस पहाड़ के बीच, दोनों के बीच आपका एक नदी बहती है ऐसे करके। तो ये जो नदी बह रही ना, न तो इधर बह सकता है न तो इधर जा सकता है, तो यहां पर गड्ढा करके एकदम पूरा एकदम अंदर तक खोद करके मिट्टी को काट के अपने साथ लेके चला जाता है। इसका आकार कैसा है देखिए, तो ये आई आकार का है ना, कैसा है? सीधा एकदम आई आकार का। तो याद रखिएगा जो गॉर्ज है ये गड्ढा होता है, ये आई आकार की घाटी का निर्माण करता है ना, आई आकार की, ठीक है, कैसा है? दो पहाड़ों के बीच आई आकार का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोखुर झील निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? गोखुर झील। तो याद रखिएगा गोखुर गाय के खुर के जैसा, गाय का पैर देखो ना आप लोग, गाय का पैर कैसा होता है आपका, है ना, गाय का जो पैर होता है ऐसे करके होता है ना, थोड़ा सा तिकोना टाइप का इस तरह का। तो गोखुर झील जो होता है प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए ऐसे करके नदी बह रही है ना, ये नदी आपका बह रही है। अब क्या हो गया, ये नदी कुछ समय के बाद ये नदी कट करके इधर चला गया, दूर चला गया, है ना, ये इधर आ गया। जब इधर आ जाता है ना, तो ये वाला भाग जो है ना, ये वाला भाग ये ऐसे ही रह जाता है। तो ये आपका गाय के खुर के जैसा यहाँ पर पानी बच जाता है, झील बन जाता है। इसी को बोलते हैं गोखुर झील। क्या बोलते हैं? गोखुर झील। ये नदी घाटी वाला क्षेत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप लोग 11वीं क्लास, मुझे पता है आप लोग उतना ध्यान से नहीं पढ़ते हो 11वीं क्लास में, लेकिन 12वीं क्लास में आपको सीरियस हो जाना है। 12वीं क्लास में आपको इतना अच्छा से पढ़ना है, इतना बेहतरीन तरीके से मेहनत करनी है, इतना लाजवाब तरीके से आपको क्लास करनी है, नोट्स बनाना है, सब कुछ, ताकि आप बोर्ड एग्जाम 2027 में आप टॉपर बन सको, ठीक है। आप सब किसी को ये टारगेट, ये प्रॉमिस करना है कि भाई हमने 11वीं क्लास में कुछ नहीं पढ़ा, अलग बात है, लेकिन 12वीं क्लास में हमें कुछ अच्छा करना है, माता पिता का नाम रोशन करना है, बोर्ड एग्जाम में हमें टॉपर बनना है, जैसे भी हो। और इसके लिए प्यारे बच्चों हम लोग उम्मीद क्लासेस आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से आपको तैयारी कराएंगे, ठीक है। और पिछले साल है ना 26-25 सारे बच्चे आप लोग देखते ही होंगे कि बहुत सारे बच्चों ने पढ़ करके यहाँ से टॉपर बना है। तो आप सबका भी सपना होगा, तो आप लोग उम्मीद क्लासेस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, और जैसे ही आपका 2027 के लिए बैच आएगा आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? यस सर जी। चलिए बात करते हैं हम लोग कि गैस की मात्रा है ना, वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा जो है 78% पाया जाता है। क्या प्यारे बच्चों? वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, और लगभग 20.8% के आसपास ऑक्सीजन गैस पाया जाता है। और हमारा पृथ्वी पर 71% कितना है? 71% भाग पर पानी पाया जाता है, याद रखेगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओजोन गैस वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ओजोन, ओजोन मंडल, जो पराबैंगनी किरण को आने से रोकने का काम करती है। तो ये जो ओजोन मंडल है, ओजोन गैस है, ये समताप मंडल में पाया जाता है। कहां पाया जाता है प्यारे बच्चों? समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन है प्यारे बच्चों? 5 नदी। इस पांचों नदी को बोलते हैं पंचनद। क्या बोलते हैं इसको? पंचनद, यानी 5 नदियां। कौन कौन है वो? झेलम, रावी, चेनाब, व्यास, सतलज। यानी कि आपका झेलम है, रावी है, व्यास है, चेनाब है, सतलज है। 5 नदियां हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी का उद्गम स्थान है? गंगा नदी कहां से निकलती है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, यहां पर एक है आपका यमुनोत्री। तो यहां से यमुना निकलता है। यमुनोत्री जो है ये यमुना का उद्गम स्थान है, ठीक है। उसके सियाचिन, ये सियाचिन कहां पर है? तो सियाचिन यहां पर आपका पड़ता है प्यारे बच्चों, सियाचिन ग्लेशियर
चीन में पड़ता है, और यहां से जो नदी निकलती है ना, इसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है इसका? सिंधु नदी। तो याद रखिएगा, ये तो सिंधु नदी हो गया, सियाचिन ग्लेशियर। गंगोत्री, तो यहां पर आपका गंगा निकलती है, गंगोत्री। ठीक है, ये गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थान है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान कैलाश पर्वत है? कैलाश पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? ध्यान रखिएगा। तो ये प्यारे बच्चों भारत हो गया, ये हिमालय पर्वतमाला हो गया, यहां पर एक पर्वत है आपका कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत से एक नदी निकलती है, ऐसे करके बहती है। इसी नदी को बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्रा नदी। ये कैलाश पर्वत से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है धुआंधार जलप्रपात। निम्न में से किस शहर में स्थित है धुआंधार? प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश में एक नदी है, नर्मदा नदी। इसी नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, और यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला में पड़ता है। कहां पड़ता है? जबलपुर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या बोलते हैं? समान वायु दाब का मतलब क्या हुआ कि भाई ये भारत है, मान लीजिए प्यारे बच्चों। अब यहां पर आपका गुजरात में दाब अदम समान है, ठीक है, यहां पर दाब समान है, यहां पर दाब समान है। इन सभी राज्यों को मिला दिया आपने, समान दाब वाली रेखाओं को आपने मिला दिया, इसको बोलते हैं समदाब रेखा। क्या बोलते हैं इसको? समदाब रेखा। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात मतलब उस विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में आपको आता है। तो ये हरिकेन हो गया, टाइफून हो गया, विली हो गया, ये सब के सब क्या है प्यारे बच्चों? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इसमें से कौन सा एक बादल का प्रकार है? आपको बताना है प्यारे बच्चों, बादल का प्रकार इसमें कौन होगा, साइरस या निम्बस? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, साइरस जो होता है, साइरस एक ऐसा बादल जो धुआं सा रहता है, धुआं सा उड़ता है, एकदम उड़ता हुआ, देखिए ना आप लोग, लग रहा है कि एकदम खूब उड़ जा रहा है, उसको बोलते हैं साइरस। और निम्बस क्या होता है? निम्बस मतलब काला कलूटा बादल, एकदम पूरा खतरनाक, लग रहा है कि बस एकदम अब बारिश होने वाली है, एकदम लग गया एकदम मेघ, खतरनाक तरीका। इसको बोलते हैं क्या प्यारे बच्चों? इसको बोलते हैं निम्बस। इसको क्या बोलते हैं? निम्बस। यानी जिससे एकदम बारिश होना संभव, एकदम पूरा 100% श्योर है कि बारिश होना ही होना इससे, इसको बोलते हैं निम्बस। और जो सफेद सफेद होकर के उड़ता है उसको बोलते हैं क्या प्यारे बच्चों? साइरस। तो ये दोनों का दोनों बादल का प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जलवायु वर्गीकरण किया है? जलवायु का वर्गीकरण किसने किया था बताइए? व्लादिमीर पुतिन? नहीं यार, व्लादिमीर है ना, व्लादिमीर कोपेन है ना, क्या नाम था उसका? कोपेन नाम था, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, तो व्लादिमीर कोपेन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस श्रेणी में आता है? ग्रीन हाउस जो प्यारे बच्चों क्या करता है, एक तरह से हमारा यानी कि हमारे पृथ्वी को तप्त करता है ना। ग्रीन हाउस गैस में कौन आता है? तो खास करके आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना, CH4 यानी मीथेन हो गया, उसके बाद आपका है ना, उसके बाद आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, CFC है ना, ये सब के सब आएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। भारत में वर्षा किस ऋतु में होता है? भाई भारत में जो बारिश होती है कब से होती है? तो भारत में बारिश यानी जो मानसून है 10 जून में इंटर करता है, 10 जून के आसपास घुस जाता है, और 10 जून से 10 जुलाई, 10 जुलाई से 10 अगस्त, 10 अगस्त से 10 सितंबर, 10 सितंबर को हमारा मानसून वापस चला जाता है। 3 महीना लगातार बारिश होती है। इस समय क्या होती है? भारत में गर्मी पड़ती है। तो ये जो है वर्षा ऋतु भारत में ग्रीष्म ऋतु में आती है। वर्षा जो होती है गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति भारत में पाई जाती है? भारत में जो ज्यादातर जल है यानी क्या बोलते हैं, वन है यानी जंगल जो है, ये क्या है पहले बच्चों? पतझड़ वन है, यानी पत्ता को झड़ा देने वाला है ना। पत्ता को क्या करता है? वर्ष में, साल में एक बार पत्ता को झाड़ देता है, इसको बोलते हैं पतझड़ वन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में बहने वाली उष्ण तथा शुष्क हवा को क्या बोलते हैं? यानी कि प्यारे बच्चों जब गर्मी का सीजन होता है ना, गर्मी का जब सीजन होता है तो उत्तर भारत, दिल्ली हो गया, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब क्षेत्र में एकदम गरम गरम हवा चलती है, खतरनाक। अभी आएगा अप्रैल मई में, खतरनाक एकदम अप्रैल मई जून में चलती है, एकदम शुष्क लो टाइप का, एकदम लगेगा कि शरीर को जला देगा। इसको बोलते हैं लू। क्या बोलते हैं इसको? लू बोलते हैं, लू। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन जल की गैसीय अवस्था को दर्शाता है? जल का गैसीय अवस्था, बर्फ। भाई बर्फ जो होता है ये ठोस होता है, सॉलिड होता है ना, तो ये तो होगा नहीं। वायु, भाई ये वायु, ये आपका जल का अवस्था थोड़ा है, वायु तो सभी प्रकार के गैस में आएंगे, है ना, तो ये नहीं होगा। जलवाष्प, बिल्कुल जलवाष्प जो है ये गैसीय अवस्था में होता है। पानी को जब आप गर्म करते हैं तो भाप बन करके, वाष्प बन करके उड़ जाता है गैस के रूप में, तो ये क्या है? गैसीय अवस्था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा जल से ढका हुआ है? तो पूरे पृथ्वी पर 71% भाग पर क्या है प्यारे बच्चों? जल है, आपका पानी है, ठीक है। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहता है? नीला ग्रह। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य अटलांटिक कटक का एक हिस्सा है? यानी कि कौन सा जो देश है प्यारे बच्चों, जो कि आपका मध्य अटलांटिक जो कटक है ना, यहाँ पर आपका यूरोप है, उसके बाद आपका यहाँ पर आपका अफ्रीका है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका अमेरिका है ना, उत्तरी अमेरिका, और फिर यहाँ पर आपका दक्षिणी अमेरिका है। इसके बीच एक सागर है आपका एस आकार का, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं अटलांटिक महासागर। तो ये जो अटलांटिक महासागर है, इसमें प्यारे बच्चों एक कटक है, भ्रंश घाटी, और यहाँ पर पड़ता है आपका आइसलैंड। तो ये जो आइसलैंड है प्यारे बच्चों, ये यहीं पर आपका आता है मध्य अटलांटिक कटक का हिस्सा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका, सर्वाधिक लवणता वाला झील लेक वॉन है ना, सबसे ज्यादा नमक वाला झील जो है लेक वॉन, ये लेक वॉन किस देश में है बताइए? तो ये जो लेक वॉन है प्यारे बच्चों, ये आपका तुर्की में है। कहां पर है प्यारे बच्चों? तुर्की में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे छोटा महासागर है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, है ना। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक। अटलांटिक महासागर जो है विश्व का सबसे छोटा महासागर है ना। अटलांटिक नहीं होगा, आर्कटिक। आर्कटिक जो है प्यारे बच्चों, आर्कटिक महासागर, ये विश्व का सबसे छोटा महासागर है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षों की प्रजाति सदाबहार वन में पाई जाती है? कौन सा वृक्ष का प्रजाति है जो सदाबहार वन, सदाबहार मतलब हमेशा खिला हुआ रहता है, तो इसमें अगर इवोनी बोलते हैं, रोजवुड, महोगनी, ये सब के सब इसमें आता है प्यारे बच्चों। सदाबहार वन में कभी भी पत्ता को झड़ाता नहीं है, मतलब हमेशा इसमें हरा भरा रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित है? राजस्थान के भरतपुर में, तो प्यारे बच्चों उसका नाम है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर रूस से पक्षियां आते हैं ठंडी में, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है ना, अब वहां पर आएगा पक्षी, तो ये आपका केवलादेव घाना है ना। उसके बाद कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यहां पर आपका चीता लाया गया था मोदी जी के द्वारा, है ना। ये कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर, ये भी राजस्थान में है, लेकिन ये भरतपुर में नहीं है, कोई दूसरा जिला में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, ये काजीरंगा जो है प्यारे बच्चों, ये आपका पड़ता है असम में, ठीक है। कहां पड़ता है आपका? असम में पड़ता है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सुंदरवन में किस प्रकार का वन पाया जाता है? सुंदरवन, तो ये जो सुंदरवन है प्यारे बच्चों कहां पर पड़ता है? आपको पता होना चाहिए। सुंदरवन का डेल्टा, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भारत में पश्चिम बंगाल में पाया जाता है सुंदरवन का डेल्टा। तो यहां पर किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, समुद्र का पानी में जब ज्वार भाटा आता है ना, पानी जब आती है और टकराती है, तो यहां पर इसके कारण यहां पर जंगल वो पनपता है, उसको बोलते हैं ज्वारीय वन। क्या बोलते हैं इसको? ज्वारीय वन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वैज्ञानिक मापदंड के अनुसार किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वन होना चाहिए? यानी कि कोई भी देश में किसी भी भौगोलिक क्षेत्रफल का टोटल कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? मान लीजिए भारत है प्यारे बच्चों, अब भारत में कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? तो प्रत्येक देश में 33% वन होना चाहिए। टोटल भूमि का, टोटल जितना भूमि है उसमें 33% वन होना चाहिए, ठीक है, कम से कम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक वानिकी का एक रूप है? सामाजिक वानिकी का मतलब कि भाई पूरा समाज के द्वारा जंगल लगाया जाए, वन लगाया जाए, बागान लगाया जाए, जैसे कि शहरी वानिकी है ना, शहर में जंगल लगाना, बागान लगाना। कृषि वानिकी ये भी आएगा। सामुदायिक वानिकी, तो ये आपके सबके सब आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो भारत में प्यारे बच्चों कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान में, लेकिन यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका 102 दिया हुआ है, तो 102 आप टिक कर सकते हैं। एक दिन में ज्वार कितनी बार आता है? एक दिन में कितना बार ज्वार आता है प्यारे बच्चों? यानी कि समुद्र जो है, ये समुद्र है ना, तो समुद्र का पानी ऊपर चढ़ता है, नीचे उतरता है, तो एक दिन में ज्वार एक बार चढ़ेगा फिर उतरेगा, है ना, सुबह एक बार शाम, यानी कि 2 बार आपका है ना ज्वार भाटा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ये जो पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी किसको बोलते हैं? पारिस्थितिकी मतलब कि प्यारे बच्चों एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र जहां पर सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे है ना, प्रकृति के सारे चीज है ना, मानव, ये सब रहते हैं एक दूसरे पर निर्भर, है ना। जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, सांप, ये सब है ना, जंगल, ये आपका हैकल के द्वारा प्रयोग किया गया था। ये शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? हैकल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है? पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? घास स्थल, मरुस्थलीय क्षेत्र। भाई घास का जो स्थल है वहां पर क्या होगा? कीड़े मकोड़े होंगे, घास होंगे, चरने वाले पशु होंगे, घास खाने वाले पशु होंगे, पक्षियां होंगे,
इसी प्रकार से मरुस्थलीय क्षेत्र में कांटे वाले पौधे देखेंगे, ऊंट देखने को मिलेगा आपको, वहां पर भेड़ देखने को मिलेगा, वहां पर जो है जंगल झाड़ कम देखने को मिलेगा, नागफनी देखने को मिलेगा। यानी इस प्रकार से ये दोनों का दोनों क्या है प्यारे बच्चों, पारिस्थितिकी तंत्र में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों या वनस्पति को क्या कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो पौधे या वनस्पति होते हैं, जो जंगल होते हैं, ये प्यारे बच्चों उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। क्यों? क्योंकि मान लीजिए प्यारे बच्चों ये घास का मैदान है या फिर ये पेड़ पौधे हैं ना, मान लीजिए पेड़ पौधे हैं ना, तो भाई इसमें क्या है, सन यानी कि सूरज की किरणें इस पर पड़ती है और सूरज की जो किरणों में जितना भी ऊर्जा होता है ये अवशोषित करता है घास, है ना, और अवशोषित 1% ऊर्जा को अवशोषित करता है और फिर हम घास को खाते हैं। हम क्या खाते हैं, है ना, सब्जी खाते हैं, है ना, अनाज खाते हैं। ये कहाँ से बनता है? यहीं से ना। तो उससे फिर ऊर्जा हमको मिलती है। तो ये क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। जो घास है ये क्या कहलाता है? ये ऊर्जा का उत्पादक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। जितने भी हम इंपॉर्टेंट प्रश्न थे हमने यहाँ पर आपको करा दिया, तो इस क्लास को आप लोग जरूर देखे होंगे और अच्छी तरह से। बाकी सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का भी हम क्लास आपको जल्दी से ही प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, बाकी आप लोग उम्मीद क्लासेस एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। बहुत जल्दी आप लोगों का बैच आने वाला है 2027 के लिए, तो आप लोगों को तैयारी करना है लाजवाब तरीके से, बेहतरीन तरीके से। और इसके लिए उम्मीद क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिए और 7543 044 368 इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिएगा। ठीक है, इस नंबर को सेव कर लेना है आपको। अच्छा, एग्जाम जैसे हो जाए, एग्जाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर जो है, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पेपर का अच्छा से फोटो लेकर के इस नंबर पर जरूर भेज दीजिएगा ताकि हम उसका क्या बना सके, आंसर की आपका बना सके। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। करते हैं सेशन को समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय, टेक केयर।